हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम लोग डेली करंट अफेयर्स देखते हैं, जिसमें हम लोग मेनली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से जो आते हैं न्यूज पेपर से, उसी के बेसिस पर करंट अफेयर को प्रिपेयर किया जाता है। यदि आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। जैसे आने वाले एग्जाम है आज, अभी तुरंत जो हाल में होने वाला है सीजीएल के एग्जाम और बीपीएससी के 72 की प्रीलिम्स की एग्जाम आने वाली है। तो यदि आप इससे जुड़े रहते हैं तो आपको डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि आपके इस चैनल से जुड़े रहने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से नहीं छूट सकते हैं। यदि छूटेंगे भी वो भी तो समझ लें कि सारे करंट अफेयर के जितने भी मैगजीन्स आती हैं उसमें भी आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, वो करंट अफेयर के फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दिया जाता है करंट अफेयर, ताकि आप डेली 10 से 15 मिनट के सेशन में आप अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकें। आप उसके लिए किसी भी बुक पर डिपेंडेंट ना रहें। तो अब चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग धीरे धीरे उसको डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025 दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा देखें तो यूएसए का नया खुफिया प्रमुख को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा असम में यूसीसी की मांग तेज कर दी गई है। इसके अलावा देखें तो चौथे नंबर पर है मॉब लिंचिंग पर केरल के उच्च न्यायालय ने इसमें काफी बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। ये क्यों ऐसा ऐतिहासिक फैसला है उसको हम लोग समझेंगे, मॉब लिंचिंग होती क्या है। इसके अलावा देखें तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर टॉपिक आज का, मई 2026 में भारतीय रुपये का जो डॉलर के मुकाबले गिरावट देखने को मिल रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके हम लोग गहन चर्चा करेंगे। ये आखिर ऐसा बार बार रुपये का जो डॉलर के मुकाबले हमारा कंपेरिजन करते हैं इसमें बराबर गिरावट क्यों आ रही है और इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है उसको देखेंगे। ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में उन्नत रिकवरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेगा ताकि ऑयल और नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर सके, और उसके लिए एक कंपनी के साथ समझौता भी किया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। इसके अलावा देखें तो सेवंथ टॉपिक है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया में व्यापार गतिशीलता जो है उसको तेज करने के लिए कौन कौन से डिमांड ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको हम लोग समझेंगे। इसके अलावा देखें अब्राहम अकॉर्ड के बारे में समझेंगे। अब्राहम अकॉर्ड ये क्यों आया था और इसमें कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। इसके अलावा देखें तो बैंकिंग क्षेत्र में क्वांटम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है आरबीआई। तो चलिए हम लोग आज के टॉपिक के जितने भी टॉप सेशन से टॉप पॉइंट थे उसको हम लोगों ने देख लिया। तो एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। जिसमें फैक्ट्स है उसको आपको हमेशा रिमेम्बर करना है, चाहे किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लें, उसको आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमारा पहला टॉपिक है कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार, इसमें आपके पुरस्कार 2025 जो दिया गया है इसमें आपके समझने के लिए ऐसा कुछ भी पॉइंट्स नहीं है कि आपको समझा कर कुछ बता दिया जाए। हाँ, इसमें जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो हमेशा काम आएंगे। बाकी आपको ये डाटा याद होनी चाहिए कि ये किसको पुरस्कार मिला है। ये मिला है मेजर अभिलाषा बराक को। इससे पहले हमारे देश में दो और लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, सुमन गवानी को और राधिका सेन को। राधिका सेन को मिला था 2023 में और सुमन गवानी को मिला था 2019 में। तो इस तरह से देखें तो ये तीसरी महिला होती है मेजर अभिलाषा बराक जिनको सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2025 में दिया गया है। इसमें देखें तो भारत सरकार जो है अपने यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत से भारतीय सैनिकों को जहां पर ऐसे रीजन में भेजा जाता है जहां पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है देखती है कि वहां पर जो है शांति स्थापित करने की बहुत जरूरत है, या वहां पर पीस अभी भी स्टेबल नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए वहां पर शांति को डेवलप करने के लिए सारे जो देश है यूनाइटेड नेशन के वो मिलकर कुछ अपने सैनिकों को भेजते हैं। जहां पर देखें तो भारत के एक बहुत ही बड़े अमाउंट में जो भारतीय सैनिक है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने का एक और कारण भी होता है, जैसे बांग्लादेश जो है आज के डेट में भारत से ज़्यादा सैनिक भेजता है। ऐसा इसलिए कि इसमें जो जितने भी सैनिक होते हैं उनको पेमेंट जो किया जाता है यूनाइटेड यूएसडी में किया जाता है, यानी अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। ये अमेरिकी डॉलर में किए जाने के कारण उनके देश की थोड़ी सी इकोनॉमिक जो कंडीशन हो वो सुधर सकती है। यदि उस जो भी देश चाहे, जिस देश के भी सैनिक इसमें यूएन पीस कीपिंग मिशन में जाते हैं तो उसके वहाँ से जो डॉलर मिलते हैं उसके मुकाबले और जिन देशों के जो करेंसी है या मुद्राएं हैं वो वैल्यू कम होती है तो उनको ये फायदा होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है जब हम ये टॉपिक देखेंगे। कौन सा? अब
मई 2026 में भारतीय रुपये के डॉलर के मुकाबले में गिरावट देखा गया है। ठीक है, तो इसके फायदे हम लोग भी देख सकते हैं। इसका डॉलर गिरता है, जब रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले गिरती है उसमें क्या फायदा भी हो सकता है इंडिया को, ये वही फायदा यहाँ पर भी देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति सॉरी यदि कोई देश अपने सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भेजता है किसी भी देश में, जैसे साउथ सूडान हो गया, साउथ सूडान, इरिट्रिया, ये खासकर अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है। आजकल देखते हैं फलस्तीन में। ठीक है, जहां पर वार जोन होता है इराक में, इजराइल में, वहां पर यूएन पीस कीपिंग मिशन के जो सैनिक हैं वो जाते हैं, उनसे वो यूएसडी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यूएसए का नया खुफिया प्रमुख है आरोन लुकास को नियुक्त किया गया है। इसको देखें तो वहां के जो पहली हिंदू खुफिया एजेंसी की हेड थी तुलसी गबार्ड, उसने अपना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मतभेदों के कारण रिजाइन दे दिया था। ऐसा तुलसी गबार्ड के द्वारा ये बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान के और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसमें यूएसए का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इससे इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए, इससे इनको बाहर निकल जाना चाहिए। तो ऐसा उनके द्वारा न मानने पर तुलसी गबार्ड ने विरोध स्वरूप अपनी इस्तीफा दी है। उनके जगह पर आरोन लुकास की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है असम में यूसीसी की मांग की जा रही है। ऐसा देखें तो इस तरह के यूसीसी मांग करने वाला यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करने वाला ये चौथा राज्य हो जाएगा यदि यहाँ पर एप्लीकेशन इसकी हो जाती है। तो इसमें देखें तो कौन कौन से तत्व जो हैं यूसीसी के अंतर्गत आते हैं। तो कल का जो लेक्चर जो बच्चे देखे होंगे करंट अफेयर का, उसमें भी मैंने बताया था कि हमारे संविधान के आर्टिकल जो है 44 डीपीएसपी के, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की समान नागरिक संहिता की बात की गई थी। ये संसद पर छोड़ा गया था कि इसको जल्द से जल्द भारत में अप्लाई किया जाएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा देखें तो कौन सा आर्टिकल जो है यूसीसी से संबंधित है, तो 5th शेड्यूल था अनुसूची 5वीं और 6th शेड्यूल यानी 6ठी अनुसूची, इन तीनों में इसकी मेंशन की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 371 में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें भी इसकी व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो इससे देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड ये चीजें फैक्ट जो आती हैं ये आती हैं। सॉरी, ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल नहीं है, इसमें ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है। इसमें देखें तो मॉब लिंचिंग पर केरल उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है। यहाँ पर देखें तो 2022 में एक केस आया था केरल में, वहां पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है एक आदिवासी व्यक्ति की मौत कर दी जाती है। ये उसके कारण जो है आदिवासी लोगों में कुछ डर का माहौल उत्पन्न हो जाता है। उसी को देखते हुए वो लोग हाई कोर्ट में गए थे, तो हाई कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है जिसमें देखें तो 18 लोगों को मॉब लिंचिंग के आरोप में कारावास हुई है, सश्रम कारावास हुई है, जेल भेज दिया गया है। ये पहला बार ऐसा देखने को मिला है कि मॉब लिंचिंग के आरोप में कुछ व्यक्तियों को जेल में भेजा गया है। इसके अलावा देखें तो मॉब लिंचिंग होती क्या है, ये होता है, इसका हिंदी में मीनिंग समझे तो भीड़ द्वारा जब इकट्ठा होकर एक साथ किसी व्यक्ति पर अटैक किया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो मॉब लिंचिंग के ये केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जैसे झारखंड, बिहार या दिल्ली, जहाँ पर माइनॉरिटी के व्यक्ति को या SC ST समुदाय के व्यक्ति को या मेजोरिटी व्यक्ति को भी यानी हिंदू बहुसंख्यक लोगों को भी किसी एक माइनॉरिटी समुदाय के द्वारा इकट्ठा होकर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। ये मॉब लिंचिंग किसी समुदाय विशेष से न होकर सभी के लिए है, तो वहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो इसलिए ये केरल उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है ये काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह का कठोर फैसला देने वाला पहला राज्य बना है केरल। ये निर्णय सुनाया है केरल हाई कोर्ट ने। इसमें देखें तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मई 2026 में भारतीय रुपये का डॉलर के मुकाबले में गिरावट देखने को मिली है। इसके लगातार गिरावट होने के पीछे का कारणों को अगर समझें तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच में युद्ध चल रहे हैं, इन युद्ध के कारण जो ऑयल सप्लाई है, एनर्जी सप्लाई है मिडिल ईस्ट से अन्य देशों में नहीं हो पा रहा है। और तो इस कंडीशन में देखते हुए ऑयल के प्राइस जो है बढ़ते हैं, भागते हैं ऊपर। तो उस प्राइस को मेंटेन करने के लिए जो
व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में पैसे को लगाता है या ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का प्रयास करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दर ऑब्टेन करने का प्रयास करता है। इस स्थिति में देखें तो एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो होते हैं, ये तुरंत अपने निवेश को अपने देश से बाहर निकाल देते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो होते हैं, ये अपना जो मनी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ कमाने के लिए ये ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनसे इनको तुरंत लाभ प्राप्त हो सके। तो ऐसा लाभ प्राप्त होने की स्थिति आती है किसमें, यूनाइटेड यूएसडी का यानी अमेरिकी डॉलर में अगर देखें तो ज़्यादा जो है इनको ब्याज मिल रही थी। ऐसा इसलिए कि यूएस का जो रिजर्व बैंक है उसने ब्याज दर को बढ़ा दिया था। यदि उनके पास यदि कोई व्यक्ति जाकर अपने मनी को डिपॉजिट करता है तो उस स्थिति में उसको भारत की अपेक्षा अमेरिका में ज़्यादा क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसलिए इंडिया से ये बाहर लेके जा रहे हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक जो है ये बाहर लेके जा रहे हैं। अब कोई पूछ सकता है कि एफपीआई क्या होता है सर, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक कौन से होते हैं इन्वेस्टर। इसमें देखें तो किसी भी क्षेत्र में 10% से कम का जो निवेश करते हैं उनको पोर्टफोलियो निवेशक बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक। ठीक है, इसमें ये तुरंत लाभ की स्थिति को जांचना चाहते हैं और तुरंत लाभ कमाने का इच्छा रखते हैं। इसके अलावा देखें युद्ध के कारण जो प्राइस बढ़ा है ऑयल का, उसके कारण भारत का जो रुपये का वैल्यू है ये गिर रही है। अब कोई पूछ सकता है कि इससे भारत के रुपये का क्या लेना देना है। तो ऐसा इसलिए है कि भारत जब भी कुछ भी सामान खरीदता है तो खासकर ऑयल को उसमें अब पैसे जो देने होते हैं जिस देश से ऑयल को परचेज करता है वो अमेरिकी डॉलर में ही देना होता है, जिससे भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता है। कम होने के बाद में यही स्थिति आ जाती है कि भारत के रुपये के मुकाबले में जो है यूएसडी मजबूत हो जाता है और भारत के मूल्य गिरने लगते हैं रुपये की। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि भारतीय रुपया क्यों गिर रहा है आजकल। इसी का हम लोग बाई प्रोडक्ट और साइड इफेक्ट देख सकते हैं कि कल के डेट में भी पेट्रोल और डीजल पर लगभग 3-3 रुपए की वृद्धि कर दी गई है प्रति लीटर। इसमें देखिए ओएनजी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओएनजीसी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में उन्नत रिकवरी टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा करके ओएनजीसी यानी ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तेल और प्राकृतिक गैस निगम के द्वारा उन्नत टेक्नोलॉजी निकाली जाएगी, रिकवरी टेक्नोलॉजी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसके लिए ओएनजीसी ने बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया के साथ ये 10 साल का समझौता किया है। इस समझौते के तहत ये 10 साल तक ये हाई रिकवरी टेक्नोलॉजी को ओएनजीसी को देगा, जिससे ओएनजीसी ऑयल और नेचुरल गैसों को एक्सट्रैक्शन कर सकेगा। कहाँ से, कृष्णा और गोदावरी बेसिन से। ये हमारा ये टॉपिक रहा। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार गतिशीलता। तो बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया जो है ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा किसको, ओएनजीसी को। वो टेक्नोलॉजी, ये ऐसा टेक्नोलॉजी होगा जो इसके थ्रू ओएनजीसी ऑयल को और नेचुरल गैसों को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। यानी तकनीकी सेवा प्रदाता कौन हुआ, बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया। ये समझौता कितने सालों के लिए है, 10 सालों के लिए। इस तरह के आपसे एग्जाम है, इसमें देख सकते हैं कितने प्रश्न उठ सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि ओएनजीसी किस नदी बेसिन से जो है ऑयल और नेचुरल गैस निकालने का प्रयास कर रहा है। ये आ जाएगा कृष्णा और गोदावरी बेसिन से। ये हाई रिकवरी टेक्नोलॉजी है, एक इसके साथ मिलकर टाई अप किया है ओएनजीसी ने। ये आ सकता है बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया ने। और ये समझौता कितने वर्षों के लिए है, तो 10 सालों के लिए। ठीक है, इसमें और पूछा जा सकता है कि तकनीकी सेवा प्रदाता कौन है। तकनीकी सेवा प्रदाता कौन है, तो आपको बताना होगा कि बीपी एक्सप्लोरेशन सर्विसेज इंडिया ये तकनीकी सेवा प्रदाता इसका है जो उन्नत रिकवरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, जिसके थ्रू ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन ओएनजीसी कर पाएगा। नेक्स्ट है
भारत और ऑस्ट्रेलिया गतिशीलता ECTA बनाम CECA, इसको हम लोग समझते हैं। यदि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि किसी टॉपिक को समझने में या मेरे समझाने में त्रुटि रह गई है, तो आप लोग उसका भी मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर आपने सर गलत बता दिया है, तो फिर उसको करेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें देखें तो नेक्स्ट हमारा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार गतिशीलता इसका बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार के लेकर एक समझौता हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं, ECTA, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ये हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ECTA। इससे पहले हुआ था CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन ECTA का मतलब है आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता। और CECA का मतलब है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता। इसमें अपग्रेड करना है ECTA से CECA के बीच में, इसको अपग्रेड करने का प्रावधान आ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक मुद्दा रखा जा रहा है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो कृषि मांग है भारत में, उनके प्रोडक्ट के लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। ऐसा भारत सरकार मानने के लिए राजी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा देखें तो इसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच में भी एक बार कृषि मांग को लेकर टेंशन हो गया था, जिसमें कृषि प्रोडक्ट को लेकर मार्केट खोलने की बात अमेरिका के द्वारा किया जा रहा था, तो भारत ने इसको पूरी तरह से मना कर दिया था। इसमें देखिए तो ऐसा इसलिए कर पाता है भारत कि भारत का जो प्रति व्यक्ति भूमि है ये बहुत ही निम्न है, 0.73 हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर से भी कम लोगों के पास जमीन है प्रति व्यक्ति के पास। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ये बढ़कर देखिएगा कितना हो जाता है, 1400 हेक्टेयर से भी अधिक। आप लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि कितना है, मोर देन 300 टाइम्स अधिक है। तो यहाँ पर जो सब्सिडी कृषकों को दी जाती है उसका बेनिफिट बहुत कम ही लोग उठा पाते हैं। यहाँ पर जो कृषक जो है इसका बेनिफिट ज़्यादा उठा पाते हैं, जिसके कारण इनका प्रोडक्शन भारतीय कृषकों से ज़्यादा होती है और इनको ज़्यादा मुनाफा की गारंटी होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी भारत से बोल रहा है कि हम लोग को CECA की तरफ जाना चाहिए, हालांकि भारत ने इस पर अपनी सहमति नहीं जताई है। इसके अलावा देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मूल्य असंतुलन चल रहा है। इसका भी एक कारण ये है कि भारत इसको मना कर रहा है। मूल्य असंतुलन का मतलब क्या है कि हम लोग अगर फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो इसमें देखेंगे जो ट्रेड हुआ है दोनों देशों के बीच में, भारत यदि 100 रुपये का ट्रेड किया है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, तो ऑस्ट्रेलिया ने 300 का ट्रेड किया है भारत में आकर, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, यानी 200 की नुकसान भारत को इस ईयर हो रहा है। यानी ये तो मैं रुपीज में बताया था जनरल समझने के लिए, ये बिलियन डॉलर में होता है, ये काफी बड़ा नुकसान होता है भारत को। इसलिए भारत सरकार ने ये जो है भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार गतिशीलता में CECA की तरफ जाने से मना कर रखा है, इधर नहीं जाना चाहता है, ताकि हमारे देश के कृषकों को भला हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा कोई भी देश कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड भी, WTO भी इसको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको हम लोग अगर हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे उसमें समझेंगे कि वर्ल्ड बैंक, WTO इस प्रकार के एक्ट जो भी आते हैं दो देशों के बीच में उसको किस प्रकार से रेगुलेट करता है।
उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब्राहम अकॉर्ड। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड को समझने का प्रयास करें तो ये अकॉर्ड क्यों आया था, इसको देखिए तो 2020 में ये साइन किया गया था कि इनके बीच में यूएस से इसमें मीडिएटर था, यानी मध्यस्थता किया था। आप लोग को एक एक टर्म्स को देखना होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएसए ने मध्यस्थता की थी। इसके अलावा देखें तो इसमें कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट थे, इजराइल और मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, खासकर अरब नेशंस, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री वाले, ठीक है। तो इसके बीच में जो इजराइल और मिडिल ईस्ट के बीच में टेंशन चलते रहता है इस्लामी जगत के बीच में, तो इसी को दूर करने के लिए टेंशन को 2020 में यूएसए के द्वारा ये इनिशिएटिव किया गया था, जिसका नाम दिया गया था अब्राहम अकॉर्ड। तो ये जो है अब्राहम अकॉर्ड मिडिल ईस्ट में शांति के लिए काम करने वाला एक अकॉर्ड है। इसमें देखें तो आपको डायरेक्ट नाम पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश इसमें अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जो साइन हुआ था सबसे शुरू में यूएई एंड बहरीन के साथ इजराइल का हुआ था टाई अप, ठीक है। इसके अलावा देखें तो सूडान सबसे लास्ट ज्वाइनिंग है 2020 में। सूडान 2020 में ज्वाइन किया था और कजाकिस्तान ये किया है 2025 में। इसके अलावा एक और कंट्री है मोरक्को, उसने भी ज्वाइन किया था अब्राहम अकॉर्ड को 2020 में। यानी स्टार्टिंग हुआ था यूएई, बहरीन और इजराइल के साथ, और फिर इसके बाद में सबसे पहले जुड़ा मोरक्को, इसके बाद सूडान और लास्ट ज्वाइनिंग है कजाकिस्तान की। इस तरह से देख सकते हैं कितने देश इसमें पार्टिसिपेटरी है। यूएसए 1, यूएई 2, बहरीन 3, इजराइल 4, सूडान 5, मोरक्को 6, कजाकिस्तान 7, यानी टोटल 7 कंट्री जो है अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं, जो मिडिल ईस्ट में पीस को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं, उस पर अपनी सहमति जताते हैं। तो ठीक है, ये तरह से रहेगा हमारा आज का करंट अफेयर। इसके अलावा देखें तो कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग को लाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो डाटा जो है बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए। और इसका जो है क्वांटम सामग्री इसमें इस्तेमाल होने वाला में कौन सा है, पेंटालेयर ग्राफीन इस्तेमाल किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि पेंटालेयर ग्राफीन किससे रिलेटेड है। आप बता सकते हैं कि ये एक प्रकार का क्वांटम सामग्री है जिसका इस्तेमाल बैंकिंग प्रणाली में भी किया जाएगा। इसके लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा, जो इस पे संभावनाओं की तलाश करेगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग को किस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर में अप्लाई किया जा सके। तो इस तरह से देखें तो आज हम लोग 26 मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर उसको देख लिया। आप लोग को ये सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।